बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को इंटरव्यू देते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुझे यकीन है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, इसीलिए हम जल्दी निकले हुए हैं क्योंकि हमने पूरा पाकिस्तान कवर करना है, हर जगह जाना है। हमारी मुहिम शुरू हो चुकी है। तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के सवाल पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान के रहने से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होना था। पूरा पाकिस्तान दुनिया में तन्हा रह गया था। मुझे नहीं समझ आती कि ये अपने आप को क्या समझ रहा था और किस तरह से सोच रहा था। मेरे ख्याल में तो मईशत का दुश्मन ही वही है। मईशत का खाना खराब किया ही पीटीआई हुकूमत ने है। मजीद उनका ये कहना था कि उन्होंने मुल्क छोड़ने की पेशकश की तस्दीक करते हुए कहा कि ये हमेशा से होता रहा है। मुझे ये पेशकश भी की गई कि पीटीआई के साथ 6 वजारतें ले लें, लेकिन मैं 6 वजारतें क्यों लेता, मेरी तो अक्सरियत थी। मजीद उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून के साथ 16 महीने काम करने का तजुर्बा मुश्किल रहा क्योंकि मैंने शहबाज शरीफ को काफ़ी चीज़ें कहीं जो उन्होंने नहीं मानी। इससे मुल्क को नुकसान हुआ, जिससे जैसे हमारे पास उस वक्त 2 अरब डॉलर्स की चीनी मौजूद थी और चीनी की उस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर कीमत भी अब थी। अगर उस वक्त मुआहदा करते तो काफ़ी फ़ायदा होता। मज़ीद उनका ये कहना था कि कोई भी जमात 172 नशिस्तें नहीं ले सकती, तो बेहतर यह है कि हम उस रविश पर चलें जो कल भी चल सके। उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ही को बरतरी हासिल हो। मेरा ख्याल है कि दूसरी जमातें और उनके अफराद भी हैं, पीपल्स पार्टी भी तो है, और आप हमें कमतर क्यों तस्वर कर रहे हैं? पहले हमने उनको मौका दिया, अब हमारा चांस है कि उनको चाहिए हमको मौका दें। तो ये जनाब कुछ अहवाल हमने आपको बताया उस इंटरव्यू का जो कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हामिद मीर साहब को दिया। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत के हवाले से बात की, जहां पे पीटीआई की हुकूमत की कारस्तानियों के हवाले से बात की, जहां पे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की, वहीं पे उनका ये कहना था कि जनाब जो ये सिंपल मेजॉरिटी वाली बात मुस्लिम लीग नवाज कर रही है, ये तो नहीं मिलने वाली। 172 नशिस्तें तो कोई जमात नहीं ले सकती, तो दोबारा से फिर कौमी हुकूमत या मखलूत हुकूमत बनने के चांसेस हैं। ये चांसेस कितने वसीता नज़र आते हैं, और अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो जनाब फिर जो 16 महीने हुआ था उसको तो कोई ऑन नहीं करता, तो फिर उसको कौन ऑन करेगा, जिसकी बात कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कर रहे थे। इस पर बात करेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट से। सबसे प्रूफ करवा देते हैं, आज हमें ज्वाइन किया शनीला मार साहिबा ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, मोहम्मद नौशाद अली साहब ने और सज्जाद अनवर साहब ने। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल होगा शनीला साहिबा आपसे। आसिफ अली जरदारी की आइंदा इंतखाबात के नतीजे में कौमी हुकूमत बनने की सियासी पेशन गोई, क्या मौजूदा चैलेंजेस को कौमी हुकूमत हल कर पाएगी? अच्छा यासिर, एक बड़ी ना दिलचस्प बात है कि जब पहले बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर गए हुए थे और उनके जो बयानात आ रहे थे उस पर जब हम बात करते थे, तो फारूक आदिल साहब इस प्रोग्राम के अंदर बड़ा मुस्तकिल मिजाजी से ये बात कहते थे कि ये सब नूरा कुश्ती है, इलेक्शन के बाद ये सारे इकट्ठे होंगे और एक मखलूत हुकूमत बनेगी। ये जितनी भी सियासी पार्टियां जो पीडीएम के अंदर थी वो आपको बाद वाले सियासी जो इंतज़ाम होगा उसके अंदर भी नज़र आएंगी। तो कल जो इंटरव्यू हमने देखा है, उस इंटरव्यू से इनकी ये बात जो ये बार बार कहते थे, ये तो कुछ अब दुरुस्त होती हुई नज़र आ रही है कि जब इलेक्शन होंगे उसके अंदर ये तमाम पार्टियां जो पीडीएम के अंदर हमें नजर आ रही थी, उनमें से कुछ के साथ तो अभी भी नवाज लीग का इत्तेहाद हो चुका है कि जमीयत उलमा इस्लाम के पास वो जा चुके हैं, एमकेएम के साथ उनका हो चुका है, एएनपी के साथ हम सुन रहे हैं, उसके अलावा बाप पार्टी के साथ उनकी हो चुकी है। तो अभी तक उनके साथ जो इलेक्शन लड़ रही थी पार्टी, वो पार्टी सिर्फ पीपल्स पार्टी थी। कि बिलावल भुट्टो जब जा रहे थे अपनी सियासी कैंपेन चला रहे थे तो वो बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ अटैक कर रहे थे नवाज लीग के ऊपर। एक उनका टारगेट होते थे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और एक इनका इधर होते थे नवाज शरीफ साहब, और वो उनको बारे में यही कहते थे ना कि बुजुर्ग अब सियासत से चले जाएं और अब हम नौजवान को आने दें। तो कल उनके वालिद साहब ने ये कहा कि जी वो तो मुझे भी बुजुर्ग समझते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि टिकट उनको मैंने देनी है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब ने कल जो बात की है, उनके बयानात पहले भी ऐसे ही आते थे जिससे हमें यही नजर आता था कि कोई ना कोई मसालहत होगी इलेक्शन के बाद।
वो कहीं भी ऐसे बयान नहीं दे रहे थे जिससे हमें नजर आए कि उनके बहुत ज्यादा कोई तनाजात चल रहे हैं नवाज लीग के साथ। वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एतमाद का इजहार करते थे, वो ये बात भी कहते थे कि इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होंगे, वो जो मर्दमशुमारी अप्रूव हुई थी वो उसको भी ऑन कर रहे थे। मसला आ रहा था इलेक्शन बिलावल कमीशन पे भी एतमाद का इजहार कर रहे थे। वही, मैं इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने एतमाद का इजहार करते रहते जब बिलावल भुट्टो कहते थे। फिर उन्होंने पंजाब के जो वजीर आला हैं उनके ऊपर भी एतमाद का इजहार किया, जबकि उनकी पार्टी के जो लोग थे वो ये कहते थे कि ये नवाज लीग की बी टीम है, बल्कि खुर्शीद शाह कहते थे कि ये नवाज लीग की ए टीम है। लेकिन उन्होंने कल उसके बारे में भी कह दिया कि नहीं, हमें उनके ऊपर भी एतमाद है। निगरान हुकूमत के हवाले से आप बात करिए, उन्होंने तो कह दिया निगरान वजीर आला पंजाब के बारे में मैं कह रही हूँ ना, फिर उसके उनके ऊपर रिजर्वेशन का इजहार करते थे पीपल्स पार्टी के जो लीडरान थे। तो कल उनके इंटरव्यू से ये बात तो सामने आ गई है कि जो बयान आसिफ अली जरदारी साहब दे रहे थे, पार्टी आगे जाके उसी ही जो बयानियां हैं उसको फॉलो करेगी। अब देखना यह है कि इस इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो क्या नैरेटिव बनाते हैं। बाकी जो मखलूत हुकूमत है वो होनी चाहिए। पाकिस्तान के इस वक्त गंभीर मसाइल हैं इकोनॉमी के चैलेंजेस से निकलने के लिए आपको किसी ना किसी मिसाके जमहूरियत की तरफ नवाज जाना ने कह रही है कि मखलूत हुकूमत अगर हुई तो हम उस तरह काम नहीं कर सकेंगे, 16 महीनों में भी हम इसीलिए काम नहीं कर सके क्योंकि फैसले करने मुश्किल होते हैं, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ये वही बयानिया है जो बिलावल भुट्टो बना रहे हैं। हमने देखना वो है कि इलेक्शन के बाद ये क्या करते हैं। इलेक्शन के बाद अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो इनको आपस में मिलके बैठना होगा। इकोनॉमी का मसला एक जमात नहीं हल कर सकती। इकोनॉमी के मसले को हल करने के लिए आपको मिसाके जमहूरियत में जाना है और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है, क्योंकि अगर आपने वही रवैया रखा एक दूसरे की खींचातानी का तो फिर आपके मुल्क की जो इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होने लगे फिर डगर से हट जाएगी। डॉक्टर फारूक कादिल साहब, इज इट अ गुड कॉप बैड कॉप, या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ तकसीम नजर आ रही है? देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। वो देखें, हर नौजवान आदमी में ख्वाहिश होती है और वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन नौजवान आदमी नौजवान होता है, तजर्बाकार नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, उनके वालिद कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि तजर्बा अभी बिलावल भुट्टो जरदारी में नहीं बोल रहा। अब बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शनीला का कि उन्होंने मेरी बात याद भी रखी और उसको यहाँ याद भी दिलाया। दो बातें कहना चाह रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में। पहली बात कि ये इस मरहले पर जब एक बहुत बड़ी फ़िज़ा बना रहे थे और जिसको नैरेटिव आप कह सकते हैं, नैरेटिव बना रहे थे बिलावल, उस मरहले पर उन्होंने शटअप कॉल दी है आसिफ अली जरदारी ने। क्यों दी है? इसलिए दी है कि वो नहीं चाहते कि जिस तरह से 2014 से 18 तक उसके बाद एक बदमज़गी की फ़िज़ा पैदा की पीटीआई और उनके लीडर ने, उस तरह की फ़िज़ा दोबारा पाकिस्तान में पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अब रह गई कौमी शटअप कॉल किसको दी? अपने बेटे को। अच्छा, बिलावल को शटअप कॉल दिया ना। उसको क्या कहा है? उसने कहा कि ये तजर्बाकार नहीं है, इसको पता नहीं है, समझ में नहीं आ रही, टिकट तो उसको मैंने देनी है। और क्या होती है? 3 पीपी उनके पास है और चौथा पी मेरे पास है। टिकट तो उन्होंने देनी, तो ये शटअप कॉल है ना। लेकिन शटअप कॉल क्यों दी वो मैंने आपको उसकी वजह बताई कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो नहीं चाहते कि हम उस तरह का माहौल दोबारा पैदा करें जो 90 की दिहाई में था या जो पीटीआई ने पैदा किया, वो नहीं चाहते। ये हुई दूसरी वजह। तीसरी वजह जो इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत की ज़रूरत हो सकती है और हमारे मसाइल और माहौल ऐसा है कि हमें मिल कर चलना चाहिए। हम एक दूसरे की टांग खींच के, एक दूसरे की मुखालफत करके जो इस वक्त हमें चैलेंजेस दरपेश हैं वो हम उनसे निमट नहीं सकते। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है, और जो थोड़ी बहुत मालूमात हैं, कौमी हुकूमत कैसे बनेगी? जो खुद शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कुछ बातें की, उन्होंने मानी नहीं, उन्होंने कहा चीनी एक्सपोर्ट करें, उन्होंने की नहीं, $2 अरब का नुकसान हमें हुआ, वही चीनी फिर अफगानिस्तान से स्मगल होकर एक्सपोर्ट हो गई। देखें, अगर इतनी बात भी ना करें तो फिर वो अलग पार्टी कैसे हुई? तो फिर कौमी हर हुकूमत कैसे पार्टी बनेगी? नहीं बन सकती है। लेकिन मैं अभी ये नहीं कह रहा कि कौमी हुकूमत बन रही है। मैं आपको कह ये रहा हूँ कि कौमी हुकूमत की ज़रूरत है, कौमी हुकूमत बन सकती है, उसकी गुंजाइश है, और अगर कोई आखिरी चारा कार के तौर पे बन भी सकती है। ठीक है। लेकिन मैं आपको आसिफ अली जरदारी साहब की हिकमत अमली बताना चाहता हूँ, और इसको भी हमें याद रखना चाहिए जो आसिफ अली जरदारी साहब की हिकमत अमली है। ये हिकमत अमली आइंदा जो पाकिस्तान में सियासी
मूव होंगे, जो माहौल होगा उसे समझने में मदद देगी। आसिफ अली जरदारी साहब की हिकमत अमली ये है कि आपकी हुकूमत मुस्लिम लीग लेड हुकूमत होनी चाहिए जिसमें उसके बाकी एलाइज होंगे, फजल रहमान साहब मौलाना, ANP, बाप और दीगर बलूचिस्तान के एलाइज और सिंध के एलाइज, ये सारे मिलके ये फिगर जो 172 का है, मेरा ख्याल है कि उसके करीब पहुंच जाएंगे, उससे पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सीड भी कर सकते हैं। असल बात क्या है, जरदारी साहब का प्लान क्या है? जरदारी साहब का प्लान ये है कि इत्तेहादी हुकूमत लेड बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड हिज अलाइज। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। अभी एक जुमला रहता है सर, जल्दी सर। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई नॉन सीरियस एलिमेंट इस लेवल पर भी नहीं आना चाहिए कि मामलात को खराब करे। ये है उनकी हिकमत अमली। मैं सज्जाद भाई इसमें आपको शामिल करूंगा, फरमाइएगा कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर, उनके बनाए जाने वाले बयानिए को पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे। कल के इंटरव्यू ने तो बिलावल साहब के तमाम बयानियों को जबरदस्त करके छोड़ दिया। डोंट यू एग्री विद दिस कि वो बात ये कह रहे हैं कि चलेगी मेरी, क्योंकि 4 पी मेरे पास है, टिकट मैंने देना है, और बिलावल अभी ना समझ है, बच्चे हैं, उनको वो तजर्बा नहीं है जो तजर्बा होना चाहिए। आपका टेक सर। हाँ यासर, आपने ठीक बात की है और इसकी वजाहत भी मैं करता हूँ, लेकिन मैं शनीला साहबा से पूछना चाह रहा था कि उन्होंने कब सुन लिया कि आदिल साहब ने कहा था कि कौमी हुकूमत बनेगी। आदिल साहब तो हमेशा ये कहते रहे और आज भी उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग एन जो है वो आराम से गवर्नमेंट बना लेगी और पीपल्स पार्टी तो अपोजिशन में बैठेगी। उनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है। ठीक, ये बात तो मैंने की थी कई दिनों से कि मुस्लिम लीग नून इस लड़ाई को इसलिए नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि उसके पास वो नंबर नहीं होगा जो फारूक साहब कह रहे हैं नंबर होगा तो उनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा ये तो एक मैं रिकॉर्ड के लिए बात कर रहा था। दूसरा जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान आर्गूमेंट्स भी हुए हैं, इख्तलाफ राय भी रहा है माजी में भी और अब भी है। वो समझते हैं कि एक जमहूरी कल्चर, उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात की कि बिलावल भुट्टो तो मेरे सामने इख्तलाफ राय कर लेते हैं लेकिन दूसरी पार्टियों के सरबराह इस तरह की इजाज़त नहीं देते अपने जूनियर्स को कि वो उनके सामने बात कर सकें। सर वो बेटे है ना, तो बेटे ना होते दोनों तो बाप शायद बेटे के वो भी ना दरमियान कर इख्तलाफ सकते। राय है। इख्तलाफ राय पॉपुलर पॉलिटिक्स का एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अगर मैं इसको बाज़ अगर मैं औक़ात मौका नहीं बेटा जो दूंगा होता तो है घर उसके लिए बैठ जाएगा, मुश्किल होता कहेगा है आप वालिद सियासत के करें। सामने इस तरह की बात करना। हाँ ये भी बात है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो आम वर्कर है वो भी हमारा गिरेबान पकड़ लेता है, वो तो मेरा बेटा है। आप उस पूरे जुमले को अगर ज़हन में रखें। और दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक डिवीजन है, वो है कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करनी है या पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी है। बिलावल भुट्टो साहब हामी हैं पॉपुलर पॉलिटिक्स के, जबकि जरदारी साहब जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बिलावल साहब उस सतह पे उस तरह की सियासत ना करें जिस तरह की सियासत के नतीजे में बाज वो सर्कमस्टेंसेस भुगतने पड़ते हैं जो आजकल एक पार्टी का सरबराह भुगत रहा है, 18 में दूसरे का बिलावल भुगत रहा साहब था। की जो जरदारी नैरेटिव साहब है, अब निस्बतन इलेक्शन अपने में बिलावल बेटे साहब को का एक नैरेटिव चलेगा महफूज या जरदारी साहब का नैरेटिव चलेगा? सवाल ये था, आपका पॉइंट आ गया। अब मैं यही सवाल जो है वो डॉक्टर ताहिर के पास लेके जाऊंगा। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, अब जो जाहिर सी बात है नैरेटिव की वॉर है, पार्टियों ने अपने अपने नैरेटिव बेचने हैं, 2 नैरेटिव आ रहे हैं जरदारी साहब का और बिलावल साहब का, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, किसका नैरेटिव चलेगा? मैं समझता हूँ कि एक नई चीज़ 10-20 साल में आई है, 10 साल में नैरेटिव, बयानियाँ, ये दुनिया में और कहीं नहीं होता। डिस्कोर्स होता है और पोजीशंस होती हैं पार्टी की। हर पार्टी के अंदर आप देख लें कि शहबाज शरीफ का एक बयानिया था, नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया था। अब नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के बयानिए पे आ गए हैं, चौधरी निसार के बयानी पे परवेज़ रशीद और इरफान सिद्दीकी आ गए हैं। और अब देखना ये है जो आपका सवाल है कि बिलावल जरदारी साहब के बयानिए पे आते हैं या नहीं। तो बात ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है सियासी जमातें। जो भी डायरेक्शन होती है जमहूरियत में, ये होता है
कि पार्टी इजलास वर्कर सेंट्रल एग्जेक्टिव से लेके मजलिस आमला तक 2 ऑप्शन दी जाती हैं कि एक रास्ता इधर को जाता है, एक रास्ता इधर को जाता है। वो डेमोक्रेट्स हों, रिपब्लिकन्स हों, वो बॉल्शविक हों, वो कम्युनिस्ट हों, यहाँ जो पार्टी की पोजीशन है, बयानी है, वो एक लीडर ने अपनी ज़ात में रखी होती है। आदमी ना वर्कर की राय है ना उसकी, और ऑल विद इन द फैमिली है। कल जो जरदारी साहब का इंटरव्यू था वो कोई 30-40 मिनट तो आइली मिसाइल पे बाप बेटा, ये भाई आपकी बात है, और इसी तरह दीगर जमातों में। तो ये जो कौमी हुकूमत का तस्वर इस वक्त आ रहा है, कौमी हुकूमत होती है इन टाइम्स ऑफ वार, जब एक इमरजेंसी है, वार है। कौमी हुकूमत उस दिन होगी जिस दिन मजदूर की, किसान की और आम आदमी की हुकूमत होगी। उन तबकात की हुकूमत होगी जिन्हें इस निज़ाम में आगे नहीं आने दिया। सरमायादारों की, जागीरदारों की, लठ बरदारों की कभी कौमी हुकूमत नहीं होती। और इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे मुस्लिम लीग नून आए, उनको भरपूर मैंडेट होना चाहिए ताकि मियाँ नवाज शरीफ अपने विजन से काम कर सके, ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। जो कौमी हुकूमत के दावादार होते हैं वो इक़्तिदार की बंदर बांट में अपना हिस्सा लेते हैं। अब असल मसला ये है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब से ख़त्म हुआ, लेकिन जरदारी साहब और अब बिलावल उस वोट बैंक को बहाल नहीं कर सके। ये है पीपल्स पार्टी की असल नाकामी। यकीनन इसमें मीडिया से लेके और माजी इफ्तिखार चौधरी से लेके और सारे लोग इसमें बाकायदा उन्होंने हिस्सा डाला, लेकिन क़यादत को अपनी खुद एहतसाबी ये करनी चाहिए कि वो क्या अवामिल थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में तो 2 पार्टी सिस्टम हमें पंजाब में नजर आता है। आज आप वहां से चंद सीटें ले सकते हैं। तो इस बयानिए के साथ आप कौन सी कैंपेन चलाएंगे और पॉपुलर पॉलिटिक्स करेंगे? मुनक़सिम बयानिया है, कौन सी कैंपेन चलाएंगे। नौशाद साहब, आपको इन्वॉल्व करूंगा। 18वीं तरमीम के हवाले से जनाब जरदारी साहब का ये कहना था कि 18वीं तरमीम को अगर इसमें तब्दीली की गई तो कोई भी नहीं मानेगा। डोंट यू थिंक कि 18वीं तरमीम में 57% से ज़ायद जो है सूबों को चला जाता है, विफाक के पास कुछ भी नहीं रहता कि वो अपना दिफा चला सके, PSDP कर सके या इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स कर सके, कि अब इस 18वीं तरमीम को रिविजिट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि सूबों ने वो कुछ डिलीवर नहीं किया ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिसका सूबों ने विफाक से वादा किया था। अब सूबे विफाक बन चुके हैं और उनकी जिला और तहसील जो है सूबे बन चुके हैं। योर टेक सर। देखिए, 18वीं तरमीम की बहस अपनी जगह है। ये जो मामलात आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए दुनिया भर में जो पावर को जो निचली सतह पर मुंतकिल किया जाता है, हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर की वजह से या सेंट्रलाइज्ड किया जाने की कोशिश की जाती है, डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाता। जब तक ये मामलात जो हैं डिसेंट्रलाइज नहीं होंगे और हकीकी तौर पर नहीं होंगे, यानी ये जो मामलात ज्यादा 18वीं तरमीम का ये बताएं, आम पाकिस्तानी को, पंजाब में रहने वाले, बलूचिस्तान में रहने वाले, सिंध में रहने वाले पाकिस्तानी को कोई फर्क पड़ा है, कोई फायदा हुआ है KPK में रहने वाले को? देखिए, यकीनन बहुत सारा फायदा हुआ है। सिंध के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं होते, बार बार जो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को आकर कहना पड़ता है भाई इलेक्शन कराओ। जी, लोकल बॉडीज की अलग से डिबेट है कि उसके इलेक्शंस क्यों नहीं होते। ये हमारे सियासी जमातें हैं, उनके मसाइल हैं। लेकिन जो 18वीं तरमीम इन प्रिंसिपल जो सूबों को एम्पावर करना और सूबों के बाद इजला को एम्पावर करना, वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मसला सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ ये जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि विफाक के पास वो लिबर्टी नहीं रही या उसके पास वो पैसे नहीं होते जिससे वो अपना निजाम चला सके। तो इसके लिए जरूरी है कि बजाय इसके कि हम इस तरमीम के मामलात के अंदर बहस में उलझ जाएं, हमें चाहिए कि हम ये रेशियो जिसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है उसको तय कर लें एक दफा बैठ करके। विफाक की जरूरत क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये मैं एक बात की है कि आप हमारे यहाँ ये होता है कि इस तरमीम को ही खत्म कर दिया जाए। नहीं, ये इसकी जरूरत नहीं है। आप नई तरमीम के साथ जो जिन मसाइल का आपको सामना है, पार्लियामान का यही काम है। पार्लियामेंट को चाहिए कि वो बैठे, विफाक के जो मसाइल हैं उनको हल करना भी तो इन्हीं सियासी जमातों का काम है, हुकूमतों का काम है। इन्होंने ही मसाइल हल करने हैं ना, इन्होंने ही तय करना है कि विफाक के पास कितने पैसे होने चाहिए। डू यू रियली थिंक सर, एक वन लाइनर दीजिएगा, डू यू रियली थिंक कि इस फॉर्मूले के साथ पाकिस्तान अपने माशी निजाम को और माशी पैकेज को आगे चला सकता है, टू 5 years प्लान हो या 2 years प्लान हो? देखिए, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इस हाथ में पैसे नहीं होंगे, इस हाथ में पैसे होंगे तो उससे मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं,
ये मेरी नजर में पैसे आपके किसी भी हाथ के अंदर होंगे, मसला सिर्फ इसकी तकसीम और इसके तरीकेकार और उनकी जिम्मेदारियां पूरी करने का है, जो कि पूरी की जानी चाहिए। क्या कोई सूबा जो सिंध है या पंजाब है या बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है, क्या वो ये नहीं चाहता कि उसका विफाक मजबूत होगा, या उसकी जो विफाकी जिम्मेदारियां हैं या जो विफाकी इदारे हैं उनके लिए अगर पैसे नहीं होंगे तो इससे क्या सूबों को नुकसान ही होगा इन द लॉन्गर रन। ठीक है, पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। वक्त कम है, मुझे जरा आगा साहब के पास भी जाना है। आगा साहब, सर आप फरमाइएगा, 172 की बात हुई, 172 क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस पोजीशन में नहीं होगी, जो उनकी अभी इलेक्शन कैंपेन भी चलेगी और उसके बाद फिर हम देखेंगे जो दावे उनके सामने आ रहे हैं कि वो अपने तहादियों के साथ मिलकर, चाहे वो MQM हो या बलूचिस्तान में बाप पार्टी हो या साउथ के अंदर कुछ लोग हों, उनके साथ मिलकर जो है 172 पूरा कर सके, या फिर उन्हें रिलाय करना पड़ेगा उसी 16 महीने के फॉर्मूले पे जिसपे वो उन्होंने अमल दरामद भी किया लेकिन अब कोई उसको ऑन नहीं करता। देखिए, बात यह कि जरदारी साहब ने कोई नई बात नहीं की है कि अगर उन्होंने कौमी हुकूमत की बात की, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी हुकूमत ही बनाई थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान PMLN को, PMLQ को, MQM को, अब 2008 की बात कर रहे हैं सर, सबको शामिल। जी सर, तो कोई नई बात तो है ही नहीं जरदारी साहब के इंटरव्यू में। बात यह है कि मल्टी पार्टी कह लें या कौमी हुकूमत कह लें, वो ये कर चुके, उसमें से निकली PMLN खुद, सिर्फ एक पार्टी है जो कि उसमें से निकली, बाकियों ने सारों ने पीपल्स पार्टी के साथ ही रहे, और फिर PMLN निकल के फिर कोर्ट में भी गई है, कोर्ट केस के सिलसिले में। तो ये तो बात क्लियर है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुश्किल है बहुत ज्यादा किसी भी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट में रहना, ये हमें उसके बाद पता चल गया था। जा रही है बात 16 महीने की, 16 महीने में ये मल्टी पार्टी गवर्नमेंट चली, ऐसे ना कहें कि नहीं चली, और जो नहीं, हम ये नहीं कह रहे नहीं चली, वो खुद ही नहीं मान रहे। आप देखें ना, बिलावल साहब कहते हैं वो 3 वजारतें हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी नहीं थी। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, बात ये है कि ये बात तो तमाम पार्टीज कहती है ना, अगर आप JUI के साथ भी अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बैठ जाए, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए, किसी के साथ भी बैठ जाए, सारे ही कहते हैं कि अपना बयानिया नहीं बना सके। जो इनकी हुकूमत थी, PDM की गवर्नमेंट थी, वो PTI के खिलाफ बयानिया कोई नहीं बना सकी, इसलिए आज बयाने की जंग हो रही है। जो अभी आपको कह रहे थे मलिक साहब, ही इज एब्सोल्युटली राइट, ये चीजें बयानिया 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 फिर क्यों से आ रहा है, क्योंकि 16 महीने की हुकूमत वो बयानिया तोड़ ही नहीं सकी। ठीक, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिस्कोर्स की बजाय, अभी 1 मिनट दीजिएगा, डिस्कोर्स की बजाय बयानिया की तरफ जाया जा रहा है। और बयानिया के लिए मैं आपको बात बताऊं कि अगर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत भी हो सकती है, मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब दुबई चले गए हैं, और मुझे ये भी पता है कि उन्होंने कुछ लोगों की लिस्ट दी है पीपल्स पार्टी के पुराने लोगों की जो स्टार वार्ड्स हैं कि उन्हें क्या बराम कर लें। अब देखेंगे इसके ऊपर क्या होता है। बयानिया की ही प्रॉब्लम है, इसीलिए PMLN की एक टीम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है कि और अपने खदशात का इजहार कर रही है कि शायद बाहर से कोई चीज हमारे पर अपना लागू ना कर दी जाए। मीनिंग बाय कि अब इवन PMLN भी जो है वो एक बयानिया की तरफ आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जा रही है, जो वो बयानिया नहीं है जो उनका आज का बयानिया है सर। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये इलेक्शन जो है ये बयानिया के इलेक्शन, ये इलेक्शन ने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स की ही सियासत चलेगी या बयानिया की सियासत जिंदा रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, और इस पॉइंट्स के साथ ही हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक। से जब वापस आएंगे तो अहम मौजू को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, साथ रहिएगा। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, CPEC जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। कुछ बात करेंगे इजराइल और गज़ा के हवाले से। वहाँ पे जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म बर्बरियत और जारियत का जो सिलसिला है वो उस वक्त तक भी जारी रहा जब तक खबरें आ रही थी कि कुछ एग्रीमेंट हो गया है, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हो गया है कतर की मावनत से, उनकी सालिसी के साथ। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि बम्बार्डमेंट जारी रही और आखिरी उस वक्त तक जारी रही जब तक कि कंसेंसस डेवलप नहीं हो गया कि अब अमल दरामद करना है। तो अमल दरामद का आगाज़ जो है वो आज सुबह से हो चुका है और इस हवाले से निगरान वफाकी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। वहाँ पर होने वाली तबाही की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। इसराइल जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है। गज़ा में ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत मसला फ़लस्तीन के हल और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि ख़ानदानों के ख़ानदान गज़ा में ख़त्म हो चुके हैं। उनका ये कहना था कि हमास के पास इसराइल के 250 कैदी हैं जबकि 7,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी इसराइल के पास हैं। जंगबंदी के मुआहदे के तहत इसराइल 150 फ़लस्तीनियों और हमास 50 इसराइलियों यरगमालियों को रिहा करेगी। अब मज़ीद भी उनका ये कहना था कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर दबाव बढ़ाया गया है OIC और अरब लीग के जॉइंट सेशन की वजह से, वही नतीजा है जिसकी चीज़ें हमें विटनेस हो रही हैं कि आज जो है वो इस तरह का शॉर्ट टर्म जो सिलसिला है वो सामने आया। लेकिन इसराइल अपनी हटदर्मी पे कायम है। उनका ये कहना था कि जब तक हम हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटा नहीं देते उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न गज़ा की तरफ आपने नहीं आना, अगर आप नॉर्दर्न गज़ा की तरफ आए तो फिर उसके नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे। मतलब कि नॉर्दर्न गज़ा का पार्ट अब गया, अब नॉर्दर्न गज़ा के लोग भी सदर्न गज़ा के अंदर ही रहेंगे। इस पर ज़रा अपने पैनलिस्ट से उनकी राय जान लेते हैं। सवाल होगा शनीला साहिबा आपसे। इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान कैदियों के तबादले की 4 दिन की जंगबंदी का आगाज़ क्या आर्जी जंगबंदी के बाद जंग उसी तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगी या कोई रमक बाकी है कि कोई मज़ीद कोई ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी? या सर, इसराइल ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अचीव कर ली हैं। गज़ा के ऊपर उनका कब्ज़ा हो चुका हुआ है। जितने हिस्से के ऊपर वो आ गए हैं, क्या उससे वो वापस जाएंगे? वो नहीं जाएंगे। उसके अलावा ये जो आर्जी जंग बंदी हुई है सिर्फ अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए हुई है। उनके 200-300 कैदी जो हमास के पास हैं उनको उन्होंने वापस लेना है। इधर जो उनके हज़ारों के करीब फ़लस्तीनी उनके पास है, अभी उनका नहीं पता कि उनको छोड़ा जा रहा है कि नहीं छोड़ा जा रहा। नस्ल कुशी की गई है, हज़ारों की तादाद में लोगों को वहाँ पर शहीद किया गया है। तो ये सारा जो जुर्म किए हैं इसराइल ने, पहले तो इसके ऊपर उनका एहतसाब होना चाहिए। ये तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये आर्जी जंग बंदी हुई सिर्फ इसलिए, वो भी उसने एहसान किया कि हमारे बंदे हमें वापस कर दो। होना तो ये चाहिए कि जो जितने भी ममालिक हैं वो इसराइल को प्रेशराइज करे कि वो अपनी हदूद में जो उसकी है उसमें वापस जाए। जो उसने कब्जा किया गज़ा को उसको वो छोड़े, जो लोग उसके पास है उनको वो वापस करे। और ये जंग बंदी जो है ये सिलसिला जो ना चलता रहेगा, ये आपको वहाँ पे नजर आता रहेगा। अब उसने गज़ा में मजीद जो कब्जा कर लिया वो उसको मजीद जेल बना देगा, ना वहाँ पे इमदाद आने देगी, ना वहाँ के लोग कहीं और जा सकेंगे। रोजगार उनके खत्म हो चुके हैं। जब उनका दिल चाहेगा वो मस्जिदों में जाता है, वहाँ पे जाकर लोगों को शहीद कर देता है। वो लोग रोजगार पे जा रहे थे वहां पे उनको शहीद कर देता है। रोकने की चीज उसकी बर्बरियत है, उसकी ये सारी जो इंतकामी कार्रवाइयां इनको रोकने की जरूरत है और फलस्तीन को उसकी सरजमीन देनी चाहिए। असल काम अब ये होना चाहिए और इसके ऊपर दुनिया को प्रेशराइज करना चाहिए। ठीक है, ब्रीफ सा कमेंट रखिएगा, वक्त कम है। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आप से सवाल होगा सर, ये फरमाइएगा कि वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि जो मगरबी ममालिक हैं उनकी जो अब सपोर्ट है वो इसराइल को उस तरह से नहीं है जिस तरह से शुरू में थी। वो भी अपने मौक़िफ़ से वो तब्दीली कर रहे हैं। क्या इसराइल ने जो शुरू में कमिटमेंट दी थी, इसराइल अपने उन मुआहिदों से कमिटमेंट से फिर चुका है जिसकी वजह से मगरबी ममालिक और अमेरिका के मौक़िफ़ में हल्की सी लचक हम देख रहे हैं? अच्छा देखिए, जो वज़ीर ख़ारजा साहब हमारे वो हमसे ज़्यादा बाखबर हैं और जो वहाँ पॉलिटिक्स हो रही होगी और जो राब्ते हो रहे होंगे उनकी वजह से उनके पास ज़्यादा मालूमात होगी और हमें उनकी मालूमात पर एतमाद करना चाहिए। नहीं, एतमाद तो कर रहे हैं, आप अपना तजिया पेश करें इस हवाले से कि ये मगरबी दुनिया इस हवाले से कितना बैक डोर पे जा रही है। तो हमें उनकी मालूमात पे एतबार है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और ये बात हमें आज से 150 साल पहले इकबाल ने बताई। उन्होंने ये बताया कि ये जो जंगें हैं ये लोगों के अखलाक तबाह कर देती हैं और उनके ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं। तो आज गज़ा में जो जुल्म हुआ है, जो तबाही हुई है, जो इंसानियत से सक रही है वहाँ, उस पर मगरिब का हमें मुर्दा ज़मीरी तो दिखाई दे रही है, जिंदा ज़मीरी दिखाई नहीं दे रही। एक बात।
अब ये जो हमें 4-5 दिन का वक्फा मिला है, हम तवक्को कर रहे हैं कि क्या ये सस्टेन करेगा और मुस्तकिल जंगबंदी हो जाएगी, मुझे इसका यकीन नहीं है। लेकिन इस मरहले पर ज़रूरत इस बात की है कि वो जो सफारती सरगर्मी शुरू की है हमने चीन, मॉस्को और बाकी दुनिया P5 वो, और इसके अलावा वो सारी दुनिया जो मैं पहले कह रहा हूँ, उनसे रब्ता करें, ब्लॉक बनाएं और इन पे दबाव डालें। इसके जब तक आप कोई सॉलिड बुनियादों पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। ठीक हो गया। मैंने ये पॉइंट इसलिए बोला कि जो फ्रांस के एहलकार हैं वो उसका चीन में मौजूद हैं और उसका बुनियादी मौजूदगी की वजह भी यही बताई जा रही है कि कोई कंसेंसस डेवलप किया जा सके। मैं इसमें आगा साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। सर, ये फरमाइएगा कि जो कुछ हमें फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो 2 हफ्ते पहले एक OIC जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, OIC और जो अरब लीग उसका हंगामी इजलास हुआ था, क्या उसका हमें नतीजा नज़र आ रहा है कि एक प्रेशर डेवलप हुआ है और दुनिया को ये हीट फील हुई है कि अब मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि फिर कल बात ऑयल की सप्लाई और बाकी चीज़ों के ऊपर आ जाए। उस चीज़ को देखते हुए क्या इसराइल ने इसको फोर्सी किया और मगरबी कुव्वतों ने उस तरह से सपोर्ट देना ज़रा कम कर दिया? सर देखिए, ये इसमें मल्टी अपना डायमेंशन है आपका मेरा आंसर। पहली बात ये है कि इसराइल के अंदर ही नेतन्याहू पे बहुत प्रेशर था उनके अपना हॉस्टेजेस की वजह से, क्योंकि उसमें बकौल उनके बच्चे भी शामिल हैं। तो एक तो वो प्रेशर था कि किसी तरीके से आप उनको इवैक्यूएट हर सूरत पे करें, क्योंकि आप उन्हें ढूंढ नहीं सके हैं, क्योंकि नेतन्याहू का ख्याल था कि हम उनको आज़ाद करवा लेंगे। वो तो नहीं हो सका। आज 13 लोगों को उन्होंने ट्रांसफर करना था, हुए हैं कि नहीं हुए हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी भी जो है सिर्फ मगरबी जो मीडिया है उसी को इजाज़त है उस साइट के ऊपर इजिप्ट में कवर करने की। तो एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था हॉस्टेजेस की वजह से, उसकी वजह से ही सिर्फ इंटरम ट्रूस किया गया है जो 4 दिनों का है, जिसमें 13 करके 4 दिनों में 52 आदमी यानी कि 50 को पूरे कर लिए जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरी बात ये है कि जो उसने रिजल्ट्स हासिल करने थे गजा में उसने कर लिए हैं। गजा की तमाम इंस्टॉलेशन, तमाम बिल्डिंग, हाउसेज 60% अबॉलिश हो चुका है गजा, खत्म कर दी है। तो वो उसने जो करना था, जिसका कहते हैं ना कि यूक्रेन की जंग प्यूटन ने शुरू किया और प्यूटन को पता है कब खत्म करनी है, तो ये जंग जो है वो इजराइल को पता है कब खत्म करनी है और कब बीच में टर्मिनेशन देनी है और फिर शुरू करनी है। लेकिन बहरहाल एक बात तो है कि OIC ने की जो सेकंड लेग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि P5 के साथ जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं वो उसका डेफिनेटली रिजल्ट्स आए ना आए, लेकिन जो OIC कर सकती है वो कर रही है। देखिए OIC कोई, मैं बार बार ये कहता हूँ कि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये कोई, आप समझिए कि कोई वॉर पैक्ट नहीं है नेटो की तरह, और ना ही ये कोई इवन इकोनॉमिक पैक्ट है। ठीक है सर, इसमें कंप्लीटली हर आदमी अकेला है। तो ठीक। मेरा ख्याल है कि वजह इजराइल ने अपनी खुद बंद की है और खुद ही शुरू करेगा, जितनी उसे करनी है कर लिया और मजीद करेगा। ठीक, नौशाद साहब आपको इसमें शामिल करेंगे। जंगी जुराइम का एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जंगी जुराइम के हवाले से इस नुक्ते के ऊपर मगरिब को, अमरीका को और बाकी ममालिक जिनमें P5 हैं उनको शामिल कर लिया जाए तो किस हद तक इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि उन्होंने इतनी बॉम्बारमेंट के बाद भी कुछ अचीव नहीं किया हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके ऊपर जंगी जुराइम चलाए जाएंगे, तो क्या इससे कोई जंगबंदी की तरफ पेशरफ हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं ख्याल कि ये इस वजह से कि उसके ऊपर जंगी जराइम चलाए जाएंगे तो वो जंगबंदी की तरफ जाएगा। देखिए, जंगी जराइम तो उसने कमिट किए हैं और इसको दुनिया तकरीबन आप मासिवाए चंद ममालिक के जो उसके पीछे खड़े हैं उसकी पुष्टनाई कर रहे हैं, उसके अलावा तकरीबन पूरी दुनिया ही ये कह रही है कि इसराइल लातादाद जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। अब मसला ये है कि ये जो है ना वो बिल्ली के वो गले में घंटी कौन बांधेगा, अब इस सारे मामले को उठाएगा कौन। और दूसरी बात ये है कि आप तो देख रहे हैं कि यहाँ तो इसराइल के खिलाफ को बात करता है तो उसकी नौकरी भी जाती है और उसके फिल्म से भी निकाला जाता है। हाँ जी, तो इस तरह के सिचुएशन के अंदर ये जो बात की जा रही थी ना कि ये OIC जो है यकीनन वो नेटो की तरह कोई वो पैक्ट नहीं है, लेकिन ये बात जरूर इंपॉर्टेंट थी, या मैंने पहले भी कही थी कि देखिए ये तमाम ममालिक जो किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, अगर वो इसराइल और उसके जो पुष्टपराई करने वाले ममालिक हैं उनसे सिफारती ताल्लुकात के मामले पे ऐलान करते हैं
और अपने माशी मामलात जो हैं उसके अंदर भी उन पर दबाव डालते हैं और उनसे ताल्लुकात जो है वो मुनक़ते करते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है और ये वो वजह बन सकती है जिसके जरिए आप इसराइल को जंगबंदी पे मजबूर कर सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला है, वो जब जाएगा वहां पे केस जाएगा, उसकी लवाजमात तय होंगे, वो काबिल सुमात है नहीं है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो अभी जो फौरी तौर पर मुस्लिम ममालिक को और तमाम जो लाइक माइंडेड है उनको एक ब्लॉक की तरह खड़े होकर अपना अलल ऐलान बात करनी चाहिए, जो भी करनी चाहिए, अपने इख्तलाफात को खत्म करके। इसके बगैर इसराइल को आप कोई प्रेशर दे नहीं सकते और ना ही ये जंगबंदी जो है ये कोई मुस्तकिल है, ये बिल्कुल आर्जी सी विंडो है। ठीक पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। इस्तेमाल कर रहा है सज्जाद अनवर साहब। सर फरमाइएगा, कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग जो है वो कहते हैं कि जी ये बड़ा एक सेंसिटिव साफियाना काम है। इस सारे प्रोसेस के अंदर हमने 7 अक्टूबर से देखा कि मगरबी मीडिया इस सारे कज़िए को जिस एंगल से रिपोर्ट कर रहा था उसमें उसका बाइस नज़र आ रहा था। किस कदर एक्सपोज हुआ है मगरबी मीडिया और उसकी जर्नलिस्टिक वो स्टैंडर्ड्स जो कि हमें सिखाए और बताए जाते थे कि जी आप जब जंग हो तो आपने रिपोर्टिंग इस तरह से करनी है। क्या वो सब किताबी बातें थी? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल बात ये है कि दुनिया पोलराइज्ड दुनिया है, वो उनका पर्सपेक्टिव जो है वेस्ट का वो इज़राइल की आंख से देखते हैं, वो मिडल ईस्ट को भी और फ़लस्तीन को भी, तो उन्होंने तो उसी तरह देखा। लेकिन ये है कि आप देखें कि जो मीडिया पर्सनल्स जो जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में जिनकी हलाकतें हुई हैं, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की है, ख़ास तौर पे अल जज़ीरा के लोगों ने और RT के लोगों ने और दूसरे लोगों ने, उन्होंने तस्वीर दिखाई है सारी दुनिया को। और मैं समझता हूँ कि अगर मगरब का ज़मीर मुर्दा हुआ है इस मामले में, जो कि बहुत ऑब्वियस है और ये काफ़ी बड़ा उनके ऊपर एक सवाल है उनके ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो मशरक़ से भी कोई बहुत ज़बरदस्त एहतजाज होता हुआ नज़र नहीं आया ना। लेकिन अल जज़ीरा ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया सर, ये इसको तो हमें मानना चाहिए। वो बड़ी बेदर्दी से उनके ऊपर बम्बार्टमेंट होती रही और हाँ बिल्कुल अल जज़ीरा ने किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हुआ है और इसका ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। इसमें से बहुत कुछ आने वाले वक्तों में बरामद होगा और एक वक्त आएगा कि नेतन्याहू किसी न किसी आलमी अदालत इंसाफ में जंगी जराइम का उसके ऊपर मुकदमा बनेगा और वो फेस करेगा, क्योंकि जो खून बहा है इस वक्त इसराइल खून बहा है इसराइल ने, वो रायगा नहीं जाएगा। ठीक है, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। ताय नहीं मलिक साहब, सर क्विकली यूनाइटेड नेशंस का जो किरदार है उस हवाले से जरा हम बात कर लेते हैं। हमने देखा कि इस सारे मामले में यूनाइटेड नेशंस करना भी चाहता था और नहीं भी करना चाहता था। इस सारी सिचुएशन में हमें क्या पता चलता है कि दुनिया में जितने भी कज़िए हैं, यूनाइटेड नेशंस का जो किरदार है वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन रहा है या पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बनता जा रहा है? दूसरी जंग अजीम के बाद इस इदारे के क़याम का मकसद ये था कि अब जंग इंटरनेशनल सिस्टम से ख़त्म हो जाएगी, तो ये एक बहुत कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी, आइडियलिज़म की बात थी। अब भी ताकत के तवाज़ुन और ताकत की बुनियाद पर तनाज़ात हल होते हैं। यूनाइटेड नेशन एक कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं सख्तियाती नोयत के, वो बरकरार हैं। बाकी जो शनीला ने बात की, असल बात वो है कि जब तक आप पैलेस्टीनियंस को उनको रिलीफ नहीं देंगे इस शक्ल में कि उनकी इनसिक्योरिटी दूर नहीं करेंगे, उन्हें बाइज़्ज़त ज़िंदा रहने के लिए एक रियासत का हक़ नहीं देंगे, हमास का बयानिया जो है वो मजबूत होता रहेगा और फिर दोबारा भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है इसराइल की, जहाँ हम एक तरफ मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अवाम मीडिया से भी आगे चले गए हैं। हुकूमतों के इंटरेस्ट हैं, जो वेस्ट में मिलियन मैन मार्च हुए हैं और जिस तरीके से लोग और सिविल सोसाइटी आई है, वो ये शो करता ये है उनका मीडिया पे एक डिस्ट्रस्ट की डिस्ट्रस्ट भी है। और ये डिस्ट्रस्ट ने जन्म लिया था इराक वार से, तो जो झूठ की बुनियाद पे लड़ेगी, तो अब चीजें इस तरह तब्दील भी हो। ठीक है, अब लोग इस पे यकीन नहीं कर रहे क्योंकि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है और लोगों को सच भी ढूंढता है। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का। आज के मौज़ूआत के हवाले से आपने इनका तजिया मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।